हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं टू स्टील कंपनीज के बारे में। स्टील सेक्टर पिछले कुछ टाइम से प्रेशर में था। अगर हम चार्ट्स देखें, जैसे यहाँ पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चार्ट देखते हैं, तो जो हाई बना था दैट हाई वाज मेड ऑलमोस्ट 2 years बैक। मई 21 में इसका हाई बना था और जो हाईएस्ट एवर लेवल था वो 151 था। सेम अगर हम यहाँ पर टाटा स्टील की बात करने लगे तो टाटा स्टील के केस में भी जो हाईएस्ट एवर लेवल था वो अक्टूबर 21 में ही बना और अगस्त 21 में बना और तब से लेकर अब तक ये डाउन है। सो 153 वाज द लेवल। तो अगर हम इस पूरे सिनेरियो को समझें और बाकी भी अगर हम स्टील कंपनीज देखें तो सेम ही सिनेरियो था कि वापस से नीचे आना शुरू हुआ। लेकिन इनमें से एक कंपनी जेएसडब्ल्यू स्टील वापस से टॉप के आसपास पहुंच गई है, जबकि सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड टाटा स्टील ये अभी भी डाउन है। स्टील जो जेएसडब्ल्यू स्टील है, इसमें भी जो हाई बना था वो मई 21 में ही बना था, लेकिन यहाँ पर एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनते हुए स्टॉक प्राइस ने ऊपर जाना शुरू कर दिया है। अगर हम यहाँ पर देखें, सो दिस वाज द लेफ्ट शोल्डर, ये एक और यहाँ पर शोल्डर था, फिर यहाँ पर ये पूरा हेड बना, यहाँ पर एक राइट शोल्डर बना और यहाँ से छोटा सा एक टर्न लेकर ये ऊपर ब्रेकआउट की तरफ हो गया। सो ऐसे में जब कोई एक बड़ी कंपनी एक पर्टिकुलर सेक्टर में लाइफ टाइम हाई पर पहुंचने लगे तो हमेशा हमें समझ लेना चाहिए कि कुछ बेटर है इस इंडस्ट्री में, तभी वापस से ऊपर जाना शुरू किया है। और जब मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ उस इंडस्ट्री में कि एक इंडस्ट्री में जब कोई पर्टिकुलर मार्केट लीडिंग स्टॉक ऊपर जाना शुरू करे, तो ऐसे में साइक्लिकल स्टॉक्स की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। मैं साइक्लिकल बिजनेसेस की बात कर रहा हूँ, जो नॉर्मल बिजनेसेस हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो स्टील सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसके प्राइसेस ग्लोबल प्राइसेस के साथ लिंक हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया में प्राइसेस कम हो सकते हैं ग्लोबली बहुत ज़्यादा हो, या ग्लोबली बहुत कम हो इंडिया में ज़्यादा हो, ऐसा नहीं है। मार्केट सारी इंटरलिंक्ड हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट सभी जगह होता है। तो अभी जब वापस से ऊपर जाना शुरू करा तो इसको एनालाइज जब किया तो हमें देखने को मिला कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज स्टिल अवेलेबल एट अ लोअर प्राइसेस, काफ़ी नीचे है। अगर हम लाइफ टाइम हाई से बात करने लगे और मींस करंट प्राइस से लेकर लाइफ टाइम हाई तक की बात करें तो 73% का यहाँ पर पोटेंशियल गेन नजर आता है। और टाटा स्टील के केस में भी यहाँ पर 37-38% के आसपास का पोटेंशियल अप मूवमेंट है लाइफ टाइम हाई तक, और ये 37% है। नाउ पॉइंट ये आता है कि क्या रीजंस थे नीचे आने के और क्या रीजंस हैं वापस से ऊपर जाने के। अगर हम किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के नीचे जाने के रीजंस को समझ पाएं और इस बात को समझ पाएं कि जो रीजंस थे नीचे आने के क्या वो आज की डेट में एग्जिस्टेंस में हैं या नहीं है, और अगर हमें पता चले कि अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो वापस से ऊपर जाने की सिचुएशंस यहाँ पर इंक्रीज हो जाती हैं, प्रोबेबिलिटी यहाँ पर एनहेंस हो जाती हैं। तो नीचे जाने के रीजन क्या थे? नीचे जाने का रीजन था कोल प्राइसेस का बहुत ज्यादा यहाँ पर इंक्रीज करना। अगर मैं चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लूं तो आप देख पाओगे कि कोल के प्राइसेस पूरे 2023 में यहाँ पर 2022 यानी कि FY 22-23 में हाई लेवल पर थे और काफी ज्यादा ऊपर गए थे। और वापस से अभी अगर हम पिछले एक क्वार्टर की बात करने लगे, अप्रैल से लेकर अभी तक, तो बिल्कुल नीचे के लेवल पर वापस से आ चुके हैं। तो जो इसका पीक बना था दैट वाज इन February 22, और उसके बाद में भी लगातार ये पूरा टाइम ऊपर ही था कोल प्राइसेस। जब कोल प्राइसेस की हम बात करें तो कोल प्राइसेस का क्या लिंक है टाटा स्टील या फिर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया या फिर स्टील कंपनी से? तो जब हम इसको सर्च करते हैं कॉस्ट ऑफ कोल इन स्टील प्रोडक्शन, तो ये चीज निकल कर आती है। ये जून 22 की यहाँ पर खबर है। एट द करंट प्राइस रेंज इंडस्ट्री एक्सपर्ट सेड द कॉस्ट ऑफ कोकिंग कोल alone in steel making is around 28,000 to 30,000 per ton, which works to about 40 to 45%, यानी कि 40% से 45% के आसपास टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट का यहाँ पर कोल की कॉस्ट है। अब जब कोल की कॉस्ट यहाँ पर 40% से 45% के आसपास है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी कॉस्ट हो जाती है और जितने भी मार्जिन हैं यहाँ पर ट्रिम होते हुए नजर आते हैं। और यही रीजन है कि जब हम टाटा स्टील के यहाँ पर फाइनेंशियल्स देखते हैं और फाइनेंशियल्स में हम नीचे जाएं तो नजर आता है कि मार्च 22 तक जो यहाँ पर नेट प्रॉफिट 41,000 करोड़ के थे, अभी प्रॉफिट वापस से ट्रिम डाउन होकर 8,000 करोड़ रह गए, जबकि सेल्स यहाँ पर कम नहीं हुई, सेल्स सेम है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर हाफ रह गया। जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट 26% से कम होकर 13% वापस से आ गया, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कोल के प्राइसेस का बढ़ना और कोल के प्राइसेस का 40 to 45% के पास तक पहुंच जाना। अभी जब ये प्राइसेस
मींस कोल के प्राइसेस की वजह से मार्जिन कम हुए हैं, तो वापस से मार्जिन बढ़ते हुए नजर आएंगे क्योंकि कोल के प्राइसेस वापस से नीचे आ गए हैं। हम यहाँ पर चार्ट में देख सकते हैं। तो ये जो रीजंस थे यहाँ पर मार्जिन्स के कम होने के, वो मार्जिन्स के रीजंस कम होने के यहाँ पर कम होते हुए नजर आते हैं। मींस जो रीजंस बने थे मार्जिन के कम होने के, वो रीजंस एलिमिनेट होते हुए नजर आते हैं। कोल प्राइसेस वापस से नीचे आ गया है और यहाँ पर कोल प्राइसेस तब अप थे, अभी डाउन है। इस चीज को आप यहाँ पर कोल इंडिया के चार्ट्स में भी देख सकते हो, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में देख सकते हो कि जो प्रॉफिट 8,834 करोड़ का पहुंच गया था और लगातार हायर साइड पर था, वो मार्च क्वार्टर में वापस से नीचे आ गया है। 5,528 करोड़ हो गया है, जो 28%, 35%, 24%, 30% के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, वो मार्जिन कम होकर 18% हो गया है। तो इस बात से पता चलता है कि कोल के प्राइसेस यहां पर कम हुए हैं, स्टील कंपनीज वापस से अच्छा करना शुरू करेंगी। अब यहां पर फर्दर हम इंफॉर्मेशन लेते हैं कि यहां से ग्रोथ के क्या प्रोस्पेक्ट हैं। यहां पर ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट हैं, पर कैपिटा स्टील कंजम्पशन इन द वर्ल्ड इज अराउंड 233 केजी। ये पर कैपिटा है, पर ईयर की ये बात होती है। हमने यहां पर सर्च किया पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ स्टील इन द वर्ल्ड, ये लिस्ट निकल कर आ जाए। उसके बाद में हमने फर्दर सर्च किया कि इंडिया में कितना है, तो नजर आता है कि पर कैपिटा वर्ल्ड में तो 233 केजी है, लेकिन पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ स्टील इन इंडिया इज अराउंड 77 केजी ओनली। और ये भी 77 केजी कब है? जब लास्ट 8 इयर्स में ये 50% इंक्रीज हुआ है। लास्ट 8 इयर्स में 50% इंक्रीज कैसे हुआ? जो करंट गवर्नमेंट है ये इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काफी ज्यादा काम कर रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर में ही यहां पर स्टील का कंजम्पशन होता है, चाहे वो फिर रेलवे हो, चाहे अपना कमर्शियल व्हीकल्स हो, चाहे कार्स हो, रोड्स हो, यहां पर फैक्ट्रीज हो, मींस कोई सा भी सेक्टर हो। इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप होगा तो यहां पर स्टील का कंजम्पशन बढ़ेगा और लास्ट 8 इयर्स में 50% बढ़ा है। लास्ट 8 इयर्स में 50% बढ़ने के बाद भी सिर्फ 77 केजी है, जो वर्ल्ड के एवरेज से 200 मींस 1/3 है। वर्ल्ड के एवरेज, वर्ल्ड में टॉप की बात नहीं कर रहे हैं, वर्ल्ड के एवरेज से 1/3 है। एंड व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन नाउ? द एक्सपेक्टेशन इज दैट पर कैपिटा स्टील कंजम्पशन to increase up to 160 kg by 2030 and 31, यानी कि नेक्स्ट 8 इयर्स में यहां से ये डबल से भी ज्यादा करने का इनका यहां पर इच्छा है। ये उस चीज इस तरीके से अपनी पॉलिसीज को यहां पर रिफाइन कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं कि नेक्स्ट 8 इयर्स में यहां पर स्टील का कंजम्पशन 77 केजी पर कैपिटा से इंक्रीज होकर 160 केजी पर कैपिटा हो जाए। और वहां पर भी बात रुकेगी नहीं, उसके बाद में वर्ल्ड एवरेज तक तो हम कम से कम पहुंचेंगे। तो यहां से ये पूरा पूरा ग्रोथ सेक्टर है, उसमें किसी तरह की दो राय नहीं है। लास्ट 1 ईयर में जब यहां पर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा था, तो इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ड्यूटी यहां से बढ़ा दी थी, जिसकी वजह से यहां स्टील कंपनीज, इंडियन स्टील कंपनीज बाहर कंट्रीज में एक्सपोर्ट नहीं कर पा रही थी या कम कर पा रही थी, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यहां पर कम हो गया था। उसकी वजह से भी मार्जिन में यहां पर इंपैक्ट आया और इनकी इन्वेंट्री बढ़ी, उतना सेल नहीं कर पाए। वो क्या पॉइंट था? दैट पॉइंट वाज एक्चुअली यहां पर हायर टैक्सेशन, और द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैड इन मे hike the export duty on pig iron and steel products to 15% from nil, a move which was intended to discourage exports and increase domestic availability to help lower prices। तो ये यहां पर मई मंथ में 22 में 15% का एक्सपोर्ट ड्यूटी यहां पर लगा दिया गया था, जिसकी वजह से बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर पाए, और बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर पाने की वजह से जितना प्रोडक्शन था उतना प्रोडक्शन यहां पर मार्केट में सेल नहीं कर पाए, क्योंकि जो एक्सपोर्ट हो रहा था एक्सपोर्ट नहीं कर पाए। एक्सपोर्ट नहीं कर पाए उसका रीजन है कि एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ गई। एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ने की वजह से हमें महंगा बेचना पड़ेगा, और महंगा कोई क्यों खरीदेगा? और ये मूव क्यों लिया गया? जिससे इंडिया अपनी मार्केट में स्टील के प्राइसेस बहुत ज्यादा नहीं बढ़े और इन्फ्लेशन के ऊपर कंट्रोल कर पाए। तो ये एक मूव था, लेकिन अभी ये मूव भी हट चुका है। अगर आप इस पर्टिकुलर न्यूज को देखोगे तो नवंबर 2020 में, यानी कि आफ्टर 6 मंथ्स, द गवर्नमेंट हैज कट द एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन स्टील प्रोडक्ट्स एंड आयरन ओर टू निल विद इफेक्ट फ्रॉम नवंबर 19, 2022, 6 मंथ्स आफ्टर इंपोजिशन ऑफ दिस लेवी। तो जो ये एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई थी वो एक्सपोर्ट ड्यूटी हट गई है, यानी कि वापस से सारी चीजें नॉर्मल हो गई हैं। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी का इंपैक्ट खत्म हो गया है, और यहाँ पर जो कोल के प्राइसेस बढ़े हुए थे वो भी इंपैक्ट खत्म हो गया है, और प्राइसेस टॉप से नीचे हैं।
टाटा स्टील के भी और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के भी। यानी कि जितने सारे रीजंस थे यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी कम होने के, मार्जिन प्रेशर आने के, वो सारे रीजंस वापस से खत्म हो गए हैं और सेल्स यहाँ पर ग्रो करेगी, वो रीजंस यहाँ पर हैं क्योंकि पर कैपिटा स्टील कंजम्पशन 77 से बढ़ाकर 166 करने की यहाँ पर कोशिश है, डबल से ज्यादा। अब यहाँ पर डबल से ज्यादा जब ओवरऑल कोशिश है तो टाटा स्टील या फिर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये भी यहाँ पर डबल कर पाएंगे क्या? तो इस बात को भी जब सर्च किया तो साफ साफ नजर आता है, टाटा स्टील इज प्लानिंग टू एक्सपेंड इट्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इन इंडिया टू अचीव 40 मिलियन टन कैपेसिटी टारगेट बाय 2030 एंड करंटली दिस इज 21.6, यानी कि करंट से डबल करने की तैयारी है 2030 तक। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी सेम कहना है, जो करंट कैपेसिटी 19.6 मिलियन टन है वो इंक्रीज करके 33 मिलियन करने का मन है इनका 2030 तक। सेम जेएसडब्ल्यू स्टील का भी है, बट जेएसडब्ल्यू स्टील इज ऑलरेडी ट्रेडिंग हाई तो हम उसको कवर नहीं कर रहे हैं। तो ये सारे रीजंस हैं, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। अब यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कितनी है, यहाँ पर ग्रोथ कितनी है? यहाँ पर ग्रोथ बड़ी सिंपल सी है, जो रिसेंटली हाई प्राइसेस बने थे स्टॉक्स के शेयर प्राइस के, वहां तक तो जाएगा ही। अब वो कितना है एक बार परसेंटेज गेन वापस से देख सकते हैं हम। यहाँ पर टाटा स्टील के केस में दिस इज 37.14% और यहाँ पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के केस में दिस इज 77%। तो ये दोनों ही अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं। ऐसे में इन दोनों में से कौन से स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए? यहाँ पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जब पोटेंशियल गेन 73% नजर आता है, सो व्हाई नॉट टू इन्वेस्ट इन स्टील अथॉरिटी एंड व्हाई टू इन्वेस्ट इन टाटा स्टील? देखो, कौन सा स्टॉक कितनी रफ्तार से पहले चलेगा ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे में जितनी भी अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज हैं, अगर सब में इक्वल पैसा लगाया जाए तो ये एक रिस्क को यहाँ पर कम करने का एक छोटा सा तरीका है। यहाँ रिस्क को कम करके चलेंगे, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके चलेंगे और यहाँ पर बिजनेस भी समझेंगे कि क्या रीजंस थे बिजनेस के नीचे आने के, क्या रीजंस हैं वापस से ऊपर जाने के, फाइनेंशियल्स यहाँ पर क्या कहते हैं। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी क्यों कम हुई थी, वापस से क्यों बढ़ेगी, सेल्स क्यों बढ़ेगी, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसा है, टेक्निकल्स क्या है, गवर्नमेंट का यहाँ पर क्या यहाँ पर सपोर्ट है। तो सारी चीजें जब यहाँ पर अपने सामने नजर आए और सारी चीजें ये कहती हूँ यस यहाँ पर पैसा बनना है, तो उन आइडियाज को यहाँ पर स्टडी के रूप में मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। अपने लिए तो मैंने फाइंड आउट किया ही। जब अपने लिए किया तो मुझे इन सारे आइडियाज को, इन सारी एनालिसिस को, वर्किंग को, एक्सपीरियंस को, नॉलेज को आपके साथ शेयर करने में कुछ नहीं जाता। आप भी यहाँ पर पैसा कमाओगे, सोच समझकर सही तरीके से कन्विक्शन के साथ आप पैसा लगाओगे तो आपका पैसा बनेगा। लेकिन स्टॉक मार्केट है, मेरे कहने से नहीं लगाना है, मेरे कहने से सीखना है कि स्टील सेक्टर में जब पैसा लगाया जाए तो किस तरीके से उसको स्टडी के रूप में यहाँ पर देखा जाए, किस तरीके से बिजनेस को एनालाइज किया जाए, फंडामेंटल्स देखे जाए और चार्ट पैटर्न को भी देखे जाए, यहाँ पर कैसे अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया जाए। मेरा काम आपके साथ शेयर करना है, आपका काम अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। यहाँ पर नॉलेज को शेयर करते रहेंगे हम सब आपस में मिलकर। सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब कराना है। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।